अपनी जेब से आप अपना नोट निकालें और उस पर एक इबारत दर्ज है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को मुतालबे पर अता करेगा। एंड मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं आज स्टेट बैंक जाऊं और उससे मुतालबा करूं तो क्या स्टेट बैंक मुझे कुछ अता करेगा, और करेगा तो क्या। इस वीडियो को पूरे तरीके से समझने के लिए मैंने एक बहुत लंबी तमहीद बांधी है और वीडियो के आखिर में आपको इस बात का जवाब दिया जाएगा। सो बेहतर है कि इस वीडियो को पूरा देखें। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। वैसे तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कागज के नोट इस्तेमाल क्यों करते हैं तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। हमने मेरी पुरानी वीडियोस में जाना कि किस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड बना और उसने अपने नोट जारी करना शुरू कर दिए, और हमने अभी तक ये भी जाना कि किस तरह बैंक नोट्स की वजह से इकोनॉमी फली एंड फूली। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी तक इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ रही थी। इंग्लैंड तकरीबन पूरी दुनिया पर छाया हुआ था और इंग्लैंड को तकरीबन दुनिया के हर कोने पर अपने ट्रूप्स तैनात करने थे, और उसको चाहिए थी एक कॉमन करेंसी जो कि हर जगह एक्सेप्ट कर ली जाए। और यहाँ थी प्रॉब्लम। अभी तक हमने जितने भी नोट देखे थे वो लोकली या मुल्की सतह पर चल सकते थे, लेकिन इंटरनेशनली यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पर नहीं चलते थे। यानी कि इंग्लैंड ने नोट इशू किए और अपने लोगों को दिए, और वो लोग जब दूसरे मुल्क गए तो वहां नोट एक्सेप्ट ही नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास भी अपने दूसरे नोट हुआ करते थे और दोनों पार्टियों को ये नहीं पता था कि किसके नोट की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंग्लैंड के 100 पाउंड हैं और आप अमेरिका जाते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके 100 पाउंड कितने डॉलर्स के बराबर हैं? क्योंकि यहां तो हर मुल्क अपने नोट छाप कर बैठा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि किसने कितने नोट छापे हैं। यहां जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो इन सब करेंसीज को जोड़ दे, ताकि एक दूसरे के साथ लेन देन आसान हो जाए, और इंट्रोड्यूस किया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कि मुल्क के पास जितना गोल्ड होगा वो उतने ही पैसे के नोट प्रिंट करेगा और उसी रेट पर दूसरे मुल्क की करेंसी कन्वर्ट की जाएगी। ये बहुत ही कमाल का आइडिया था। आप कहेंगे कि पिछली दोनों वीडियोस में हमने सिर्फ यही जाना कि गोल्ड को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए, और अब हम ये कह रहे हैं कि गोल्ड को वापस करेंसी से मिला देना कमाल की बात है। लेट मी एक्सप्लेन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि गोल्ड को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है, लेकिन गोल्ड को दूसरी करेंसी से लिंक करना बहुत ही फायदे का काम है, क्योंकि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। गोल्ड स्टैंडर्ड से एक और अहम मामला हल हुआ, इन्फ्लेशन। यानी कि मुल्क अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट प्रिंट नहीं कर सकता था और अपनी आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकता था, क्योंकि पहले तो नोट अपनी मर्जी से प्रिंट होते थे, जिससे इकोनॉमी को यूजुअली खतरा रहता था। लेकिन मुल्क भी क्या करते? मिसाल के तौर पर एक मुल्क को अगर जंग के लिए जाना है तो वो क्या करेगा कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं है हथियार खरीदने के लिए, तो आसान तरीका यह था कि वो नोट प्रिंट करते और मार्केट से हथियार खरीद लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते थे वो। अगर करते भी तो एक हद तक करते, ताकि मुल्क की इकोनॉमी खराब ना हो। इस गोल्ड स्टैंडर्ड से मामला आसान हो गया, क्योंकि हर मुल्क अब किसी भी मुल्क से कुछ भी खरीद सकता था और हर किसी को पता था कि दूसरे मुल्क के नोटों की वैल्यू कितनी है। इससे एक और भी काम हुआ कि ज्यादा से ज्यादातर ममालिक चाहते थे कि वो अपने पास गोल्ड रखें और यूजुअल ट्रेड सोने में करें, ताकि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। और फिर हुई जंग अजीम अव्वल यानी कि वर्ल्ड वॉर 1। इस दौरान बड़े ममालिक को पैसा चाहिए था, और पैसा कहां से आता? क्योंकि आप गोल्ड से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। और फिर एक एक करके मुल्कों ने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटना शुरू कर दिया, क्योंकि ममालिक को पैसा चाहिए था ताकि वो जंग में हिस्सा ले सकें। तो उन्होंने भर कर हथियार खरीदे थे अमेरिका और दूसरे ममालिक से, और अब खरीदने के लिए उनके पास गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़कर प्रिंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ये ममालिक नहीं चाहते थे कि उन नोटों के हामिल लोग स्टेट बैंक जाएं और मुतालबा करें कि हमें हमारा सोना वापस किया जाए। इस मामले से निपटने के लिए इंग्लैंड ने अपने लोगों से कहा कि बराए मेहरबानी मुल्क की खातिर आप हमसे गोल्ड ना मांगे, और जर्मनी ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह लैंड स्टैंडर्ड यूज करेंगे। एनीवेज, बढ़ते हुए इखराजात की वजह से इन ममालिक के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। यहां कमाल की बात यह थी कि सिर्फ चंद ही ममालिक अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे, जैसे कि अमेरिका। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। ममालिक ने सोचा कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड हमारी जरूरत है, लेकिन फिलहाल नहीं, और जब हम इस पहली जंग अजीम से बाहर आ जाएंगे तो हम फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जरूरी भी यही था, वरना इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होती, राइट? और फिर लगा एक और बड़ा झटका।
जो कि पहले से भी ज्यादा तगड़ा था, जंग अजीम दोयम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। इसने बहुत से ममालिक की कमरें तोड़ दी, क्योंकि शायद दूसरी जंग अजीम आज तक की सबसे ज्यादा महंगी जंग थी। इस दौरान अमेरिका को छोड़कर बड़े बड़े ममालिक की एक्सपोर्ट्स तो तकरीबन जीरो ही हो गई, और अमेरिका उन चंद ममालिक में से था जो कि उस वक्त भी एक्सपोर्ट कर रहा था और इंपोर्ट कम, यानी कि अमेरिका में स्टिल गोल्ड जमा हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक बड़े बड़े ममालिक की इकोनॉमी टूटी पड़ी हुई थी, और वहीं तकरीबन पूरी दुनिया का सोना अमेरिका में मौजूद था। तो जब दूसरे ममालिक की इकोनॉमीज रिकवर होना शुरू हुई तो कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस ना जा सका, क्योंकि उनके पास इतना गोल्ड ही नहीं था। लेकिन अमेरिका का डॉलर अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड पर था। तो बहुत से ममालिक ने फैसला किया कि सिंस के अमेरिका का डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पर है, तो क्यों ना हम अपनी करेंसी डॉलर से जोड़ लें, और एक एक करके ममालिक ने अपनी करेंसीज डॉलर से पेग कर दी। इसी वजह से जरूरी हो गया कि डॉलर को हर मुल्क के पास होना चाहिए अगर वो अपनी करेंसी को गोल्ड में बदलना चाहता है तो, क्योंकि सारी करेंसीज रद्दी थी सिवाय यूएस डॉलर के। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक ने ग्रो करना शुरू किया, तो डॉलर ओवर वैल्यूड होना शुरू हो गया। हर मुल्क को डॉलर चाहिए था, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, इतनी बढ़ी कि सोने से भी बढ़ गई। ये बात है 1965 की। चार्ल्स डी गॉल, जिनका फ्रांस से ताल्लुक था, उन्हें अमेरिका का ये मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ऑलरेडी समझ नहीं आती थी कि क्यों अमेरिका की करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बहुत सारे डॉलर कमाकर यूएस को वापस करूं और यूएस से मुतालबा करूं कि वो उन नोटों के बदले मुझे सोना अता करे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने फ्रांस की नेवी को कहा कि शिप्स भर भर कर अमेरिकी डॉलर अमेरिका को वापस करें और अपना सोना वापस लेकर आएं, और फ्रांस ने इस तरह शिप्स भर भर कर सोना वापस आया। दूसरे ममालिक ने जब ये देखा तो उन्होंने भी इस पर अमल करना शुरू किया, और 1971 तक अमेरिका को अंदाजा हुआ कि मामलात बहुत ही खराब हो रहे हैं। डॉलर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, वियतनाम और कोरिया की जंगें सर पर हैं, पैसे हमारे पास से ऑलरेडी जा रहे हैं और अब सोना भी जा रहा है। तो अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन ने एक बहुत ही अजीब फैसला किया। उन्होंने अमेरिकी डॉलर के पीछे से गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया, यानी कि सारी की सारी करेंसीज अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड करती थी, और अमेरिकी डॉलर के पीछे अब कुछ भी नहीं था। रिचर्ड निक्सन के इस अमल से दुनिया में लर्जा तो आया, लेकिन छोटे ममालिक ने फिर भी अपनी करेंसी डॉलर से जोड़े रखी, और इस तरह हमारी मॉडर्न करेंसी वजूद में आई, जिनके पीछे लिटरली कुछ नहीं है। नाउ वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि स्टेट बैंक आपको क्या अता करेगा। जब मुझे पता लगा कि हमारी मॉडर्न करेंसीज के पीछे कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये सवाल तंग करने लगा। मैंने अपने तकरीबन सारे जानने वाले से जो कि फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड थे से कांटेक्ट किया और पूछा कि आज के दौर में अगर मैं 1000 का नोट लेकर स्टेट बैंक जाऊं और स्टेट बैंक मुझे क्या अता करेगा। एंड तकरीबन सब लोगों को इसका जवाब नहीं पता था। मैंने प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुना कि मैं पूछकर बताऊंगा या पढ़कर बताऊंगा, और जब उन्होंने जवाब दिया तो वो भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। जो बेस्ट जवाब मुझे मिला वो ये था कि स्टेट बैंक आपको कुछ अता नहीं करेगा, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो आपको डॉलर दे देगा, क्योंकि यूएस डॉलर पाकिस्तानी रुपये को वैल्यू देता है। कुछ ने कहा कि डॉलर भी नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि स्टेट बैंक ने इस नोट की सिर्फ जिम्मेदारी ली हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं अपना पैसा लेकर स्टेट बैंक के पास जाऊं और मुतालबा करूं स्टेट बैंक से, तो स्टेट बैंक मुझसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए इस नोटों के बदले। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई मुझे सोना चाहिए है, तो स्टेट बैंक बोलेगा जाओ मार्केट से परचेज कर लो, मैं जिम्मेदार हूं कि मार्केट तुम्हें इस कागज के बदले सोना देगी। अगर नहीं दे तो मुझे आके बताओ, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो तुम्हें सोना दे। ना ये जवाब इत्मीनान बख्श यानी कि सेटिस्फैक्टरी तो लगता है कि यस स्टेट बैंक जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन स्टिल ये इबारत यानी कि लाइन हामिल हाजा को मुतालबे पर अता करेगा सही साउंड नहीं करती, क्योंकि स्टेट बैंक तो मुझे कुछ नहीं दे रहा बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा है। तो शायद इसको लिखा जाना चाहिए कि स्टेट बैंक इस नोट का जामिन है, ना कि अता करेगा। इस टॉपिक पर पाकिस्तान में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैंने भर कर रिसर्च की, लेकिन मुस्तनद मालूमात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगर आपको इस मामले में कुछ मालूमात है तो प्लीज मुझसे सोर्सेस के साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, एंड यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.